हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू द प्लेलिस्ट नीव। कैसे हैं आप सब? देखो, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। बहुत आसान चैप्टर है, हम इसको आराम से समझेंगे लेकिन सॉलिड समझेंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्विकली अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस पे नजर मारते हैं। हम जानते हैं हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो 7 स्टेप्स की एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। स्टेप नंबर 3 रिकॉर्डिंग में हम जर्नल बनाना सीख चुके हैं, और स्टेप नंबर 4 क्लासिफिकेशंस में हम लेजर पोस्टिंग करना सीख चुके हैं। सब्सिडरी बुक समझने के लिए हमें एक स्टेप वापस पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि स्टेप नंबर 3 में जाना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स जर्नल के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है या जर्नल की जगह प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हर एक ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन की, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो होती है वो जर्नल बुक में होती है। अब ऐसा करना वहां पे तो पॉसिबल है जहां पे डेली के 10 ट्रांजैक्शन, 20 ट्रांजैक्शन या 50 ट्रांजैक्शन हो रहे हो, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, या फिर एक बड़ा बिजनेस जहां पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली हो रहे हैं, वहां पे जर्नल में हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इतनी बड़ी बुक को मेंटेन करना। और इसीलिए सब्सिडरी बुक्स को अकाउंटिंग प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया गया। सर, ये होता क्या है? देखो, क्या किया गया कि एक बिजनेस में सबसे ज्यादा कॉमन होने वाले ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किए गए। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन करो आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस किस तरीके के होंगे? सर, एक तो कैश का ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश बिजनेस में डेली आता जाता है और दिन में कई बार आता जाता है। तो अगर हम कैश ट्रांजैक्शंस को और इसके साथ अगर हम बैंक को भी क्लब कर दें, तो कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को अगर हम अलग कर दें, जर्नल से अलग कर दें, तो जर्नल का बर्डन जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। दूसरा, सर हम बहुत बार माल खरीदते हैं, तो अगर हम परचेज ऑफ गुड्स वाले ट्रांजैक्शंस को अलग कर दें तो भी जर्नल में से काफी बर्डन कम हो जाएगा। याद रखना, मैं परचेज ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं, परचेज ऑफ एसेट्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, दूसरा हो गया हमारा परचेज ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शंस। इसी तरीके से माल हम बेचते भी बहुत है, स्टेशनरी की शॉप या किसी भी बिजनेस में जब आप माल खरीदोगे तो उसको बेचोगे भी, तो सेल्स के ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं। अगर हम उसको जर्नल से निकाल के अलग कर दें तो जर्नल का बर्डन कम हो जाएगा। तो तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ सेल्स ऑफ गुड्स। अगेन गुड्स की बात हो रही है, एसेट्स के सेल्स की बात नहीं हो रही है। अब जब माल खरीदोगे तो उसको कई बार रिटर्न भी करना पड़ता है, तो परचेज रिटर्न वाले चौथे टाइप्स के ट्रांजैक्शन हो गए हमारे परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शंस। और जब आप माल बेचोगे तो कई बार बिका हुआ माल वापस भी लेना पड़ता है, तो पांचवें टाइप के ट्रांजैक्शंस हो गए हमारे सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शंस। एक जर्नल है, 2000 ट्रांजैक्शन है मान लो, जो रिकॉर्ड करने हैं। अगर आपने उन 2000 ट्रांजैक्शंस में से कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, अगर इन 5 तरह के ट्रांजैक्शंस को उन 2000 ट्रांजैक्शंस में से अलग कर दिया तो आपके पास बहुत गिने चुने लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रह जाएंगे जो आपको रेजिडुअल जर्नल में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। यानी कि आपने मेन ट्रांजैक्शंस जो कैटेगरी थी ना वो अलग कर दी, उनके लिए आप अलग से बुक बना रहे हो, उन्हीं को हम स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। और बाकी के जो रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत कम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो बचते हैं, वो हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं एज यूजुअल डेबिट क्रेडिट, वहां पे जो फॉलो किया जाता है उसी तरीके से रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कितनी तरह की बुक्स हो सकती हैं। पहला हमने पढ़ा था कैश बुक। अब कैश, नाम कैश बुक है लेकिन इसके अंदर हम बैंक के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं। ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इन दिस बुक हमारे जो हैं सभी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास परचेज बुक, जिसमें हम परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्योंकि कैश में अगर आपने परचेज किया तो वो ऑलरेडी कैश बुक में कवर हो जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट में परचेज है
तो परचेज बुक में कवर होगा। और यहां पे हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, एसेट की बात नहीं कर रहे। तो परचेज बुक में, और इनफैक्ट सेल्स बुक में भी सिमिलर है, सेल्स बुक में भी हम सभी गुड्स के सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, बट वो भी क्रेडिट सेल को। तो परचेज बुक और सेल्स बुक में ध्यान रखने वाली चीज ये है कि सिर्फ गुड्स के परचेज एंड सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट परचेज एंड सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कैश में ट्रांजैक्शन होगा तो वो कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारी 3 तरह की बुक्स बन गई। चौथी है परचेज रिटर्न। अगेन यहां पे भी वही बात याद रखनी है, गुड्स की बात हो रही है और क्रेडिट की बात हो रही है। अगर कोई ऐसी परचेज रिटर्न आई है जिसके लिए आपके पास आपने माल लौटाया और आपको फटाफट उस लौटाने का पैसा भी मिल गया, तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने आपको कुछ माल वापस किया, जब माल वापस किया आपने हैंड टू हैंड उसको पैसा दे दिया, तो वो कैश ट्रांजैक्शन बन जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। यहां पे कौन सी रिटर्न्स रिकॉर्ड होंगी? जो क्रेडिट में हुई है, यानी आपके पास माल आ गया लेकिन उसका वापस आपने जो पैसा करना है वो बाकी है, पैसा रिटर्न करना बाकी है, तो वो हो जाएगी हमारी क्रेडिट सेल्स रिटर्न, वही सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। और जो ट्रांजैक्शन इन 5 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे उनके लिए हम एक जर्नल प्रॉपर बुक बनाते हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एनी अदर सब्सिडरी बुक आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, जर्नल प्रॉपर। समझ में आया? और इनको हम सब्सिडरी बुक्स की जगह स्पेशल पर्पस बुक्स भी कह सकते हैं और स्पेशल जर्नल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जर्नल का ही डिवीजन है। आपने जर्नल को अलग अलग नाम में डिवाइड कर दिया। पर्पस सॉल्व हो गया हमारा। जो एक ही जगह पे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे थे वो अब रेस्पेक्टिव अलग अलग पर्पस बुक में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो जर्नल का बर्डन कम हो गया और यही पर्पस है स्पेशल पर्पस बुक का। समझ में आती है बात? अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली बुक से जिसका नाम है कैश बुक। बहुत सिंपल है, अच्छे से समझना, ठीक है? कैश बुक होता क्या है? ऐसी सब्सिडरी बुक, कैश बुक सब्सिडरी बुक है, ऐसी सब्सिडरी बुक जहां पे कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। बैंक को मैंने हाईलाइट ग्रीन में क्यों कर रखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल समझने वाली बात है, कैश बुक में कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, रिसीट और पेमेंट दोनों रिकॉर्ड होगा, चाहे पैसा आ रहा हो यानी रिसीट हो रही है, या फिर हम पैसे से कैश का पेमेंट या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो उसको भी यहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे समझने का है ना वो ये है, आप जब आगे कैश बुक का फॉर्मेट देखोगे ना आपको लगेगा कि सर ये तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट है जो हम लेजर में बना के आते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों ही जगहों पर इंफॉर्मेशन सेम रिकॉर्ड होती है, सेम फॉर्मेट है, इंफॉर्मेशन भी सेम है, तो हम दोबारा बनाएंगे क्यों? इसलिए जब भी कोई बिजनेस कैश बुक बनाता है उसको सेपरेटली कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप कैश बुक का फॉर्मेट देखोगे, एग्जैक्टली कैश अकाउंट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो जो बिजनेस कैश बुक बना रही है उसको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो जी, अब देखते हैं कैश बुक। देखो कैश बुक ना 3 तरह की होती है, इनफैक्ट 2 तरह की होती है कैश बुक, तीसरा तो एक उसका एक एक्सटेंशन है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कैश बुक पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। इसके अंदर अमाउंट में सिर्फ एक ही कॉलम होगा जैसे लेजर में हमने पढ़ा था, और वो होगा कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ कैश के ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। और ये एग्जैक्टली होता है कैश अकाउंट की तरह, जो अभी हम देखेंगे। इसका फॉर्मेट आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगेगा कि सर ये तो कैश अकाउंट ही बना दिया आपने। ठीक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि 2 कॉलम कैश बुक भी इसको कहते हैं, जिसके अंदर कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं एक साथ। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें हमने कैश और बैंक अकाउंट को क्लब करके एक साथ रिकॉर्ड कर लिए उसके सभी ट्रांजैक्शंस। तो इसमें आप समझ में आया कि मैंने बैंक ट्रांजैक्शंस को ग्रीन में हाईलाइट क्यों किया था? क्योंकि अगर बिजनेस ये डिसाइड करता है कि मुझे सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है तो उस केस में बैंक के ट्रांजैक्शंस वहां रिकॉर्ड नहीं होंगे, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में कैश के ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो है
पेटी कैश बुक। देखो ये इन दोनों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बिजनेस पेटी कैश बुक बना रहा है तो इसको सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। पर एक बिजनेस ये डिसाइड कर सकता है कि छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए ना, जैसे चाय का खर्चा है, कैलकुलेटर खरीद लिया, किसी को भाड़ा दे दिया कुछ 50-100 रुपए का, छोटे मोटे खर्चों के लिए कुछ रिपेयर करवा ली, इन सब खर्चों के लिए मैं एक अलग से बुक बना लेता हूं, उसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। वो सारे छोटे मोटे खर्चे जो है ना वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसको हम विद एग्जांपल्स अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की कैश बुक है जो हमें डिटेल में पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी से, जो है हमारी सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाने वाला हूं सबसे पहले, और आप बोलेंगे कि सर ये तो एग्जैक्टली कैश अकाउंट की तरह ही दिखाई देता है। वही 8 कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट साइड, और यही 4 कॉलम्स हैं क्रेडिट साइड में। 8 कॉलम्स लेजर में भी हमने यही फॉर्मेट देखा था, ठीक है। इसीलिए हमने ये बोला है कि अगर कोई बिजनेस कैश बुक बनाता है, फॉर्मेट सेम है, इंफॉर्मेशन सेम है, तो उसको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी लेजर्स में। अगर बनाएंगे तो डुप्लीकेट काम ही करना पड़ेगा, तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, बैंक वाले ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, कैश बुक, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे बहुत सिंपल चीज है समझने के लिए। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, यानी कि नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। कैश एक एसेट है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस कैश का नहीं हो सकता। क्यों? आपके पास जितने पैसे हैं आप उससे ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। एक बिजनेस के गल्ले में अगर 1000 रुपए पड़े हैं तो वो पेमेंट, कैश पेमेंट जो है उन 1000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकता। नेगेटिव पेमेंट कभी, नेगेटिव कैश बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, ठीक है। ये जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपके एक चेक की तरह भी काम करेगा। अगर कैश का क्रेडिट बैलेंस आ गया फाइनली, तो आपका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, ठीक है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा कैश के लिए, ठीक है। तीसरी चीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। मैंने क्या बोला है कि अगर एक बिजनेस कैश बुक बना रहा है तो उसको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन कैश बुक में ना सिर्फ कैश वाला एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, आपने मान लो फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए? पहला तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। कैश अकाउंट वाला तो हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन फर्नीचर की रिकॉर्डिंग भी तो करनी है ना। तो उसके लिए लेजर में जैसे फर्नीचर अकाउंट बनता था ना, वो बनेगा एज यूजुअल। वही यहां पे लिखा हुआ है कि कैश बुक में सिर्फ कैश एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होता है। दूसरा एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर में सेपरेट एंट्री की जाती है, अकाउंट बनाया जाता है। तो अगर समरी की मैं बात करूं, कैश बुक बनाने से एक तो जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं हो रही। फर्नीचर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट हुआ, कैश बिजनेस से गया है तो कैश क्रेडिट हुआ। फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, ये पूरी की पूरी एंट्री जर्नल में नहीं आएगी, ठीक है। तो जर्नल से, कैश बुक बनाने से जर्नल वाली एंट्री पूरी तरह खत्म हो गई कैश वाले ट्रांजैक्शंस की। और दूसरी चीज क्या हुआ, लेजर्स में कैश अकाउंट सेपरेटली नहीं बनेगा, क्योंकि कैश बुक एग्जैक्टली कैश अकाउंट की तरह ही काम करता है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है, फर्नीचर खरीदा है ना, तो कैश बुक में कैश अकाउंट रिकॉर्ड हो गया, लेकिन फर्नीचर को रिकॉर्ड करना भी तो जरूरी है ना। उसके लिए आपको फर्नीचर अकाउंट तो लेजर्स में सेपरेटली बनाना ही पड़ेगा। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, उसमें आपको ये सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी कि मैं ये बोल क्या रहा हूं। तो चलो स्ट्रेट चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कर रखा है, यहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस हमने लिए हुए हैं मैसर शक्ति एंड कंपनी के। उसने अप्रैल मंथ के आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं और आपको क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर्स, ठीक है। और हम पूरी प्रोसेस एक ही साथ समझने के लिए कैश बुक भी बनाएंगे और उनके लेजर अकाउंट्स भी बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ कैश बुक बनाओ तो आपको लेजर अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए एक पूरा एग्जांपल, जिसमें हम कैश बुक और लेजर्स और जर्नल प्रॉपर सब कुछ बनाएंगे एक साथ ही, ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना है जो आपने कैश अकाउंट में किया था इन लेजर्स, ठीक है। चलो, पहला ट्रांजैक्शन हमें दिया हुआ है, पहली इंफॉर्मेशन है 1 अप्रैल की।
कैश बैलेंस जो है वो हमारे पास 20,000 रुपए का है। ठीक है, तो हम कैश बुक में आएंगे। कैश बुक में हमें क्या करना है, हमें ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है। तो यहां पे 2026 पहले तो हम ईयर लिख देंगे। ठीक है, यहां पे लिख देंगे 1 अप्रैल। बैलेंस रिकॉर्ड करना है, हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस बीडी से रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक कैश है तो कैश का डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा कैश का, इसीलिए हम यहां पे डेबिट साइड में इसकी एंट्री कर रहे हैं, टू बैलेंस बी डी 20,000 रुपीज। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वाला ट्रांजैक्शन पूरी तरह रिकॉर्ड हो गया, इसकी कहीं और एंट्री नहीं की जाएगी। 3 अप्रैल को ट्रांजैक्शन दिया गया है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमेश 6,000 रुपीज। कैश में हमने माल खरीदा है तो कैश बुक में इसमें इसकी रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि कैश इन्वॉल्व हो गया। अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, आपने माल खरीदा यानी परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश बिजनेस से गया है तो क्रेडिट हो जाएगा। कैश कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम 2026, डेट है 3 अप्रैल। ठीक है, यहां पे आ जाएगा बाय परचेज, क्योंकि परचेज अकाउंट हुआ है डेबिट। परचेज अकाउंट अमाउंट था इसका 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। ठीक है, दूसरे अकाउंट दूसरे ट्रांजैक्शन की एक साइड की एंट्री हो गई। अब मैंने क्या बोला था, कैश बुक में सिर्फ कैश एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड होता है, तो हमने यहां पे एक एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन परचेज अकाउंट जो लेजर में बनाना है ना, वो तो एज इट इज बनेगा और उसमें भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो मैंने यहां पे नीचे परचेजेस अकाउंट बनाया हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग होगी। यहां आ जाएगा 2026, तारीख है 3 अप्रैल। टू कैश, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट हो जाएगा, यहां पे टू कैश से लिख देंगे, अमाउंट है 6,000 रुपीज। अब इस ट्रांजैक्शन की पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखो जर्नल एंट्री एलिमिनेट हो गई इस चीज से, कैश बुक को बनाने से जर्नल में एंट्री नहीं की हमने, डायरेक्टली कैश बुक में और लेजर्स में एंट्री कर ली। और स्पेशल पर्पस बुक का या सब्सिडरी बुक्स का पर्पस ये है कि हम जर्नल के बर्डन को कम करेंगे। ठीक है, चलो इसका पर्पस सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब आपने माल बेचा है अमित को 9,000 रुपए में, कैश में बिका है तो कैश बुक में ट्रांजैक्शन किया जाएगा। 9,000 रुपए का हुआ है और आपने माल बेचा है, पैसा आपके पास आया है। जब कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश जब डेबिट हो रहा है तो कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री की जाएगी। डेट है 6 अप्रैल। ठीक है, तो मैं यहां पे डेबिट साइड में लिखूंगा 6 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है इसका 9,000 रुपीज। ठीक है, एक साइड की एंट्री हो गई। अब हमें लेजर्स में इसकी एंट्री करनी है, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो मैं यहां पे क्रेडिट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा 2026, डेट है 6 अप्रैल। बाय कैश अकाउंट 9,000 रुपीज। आई होप आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करना और लेजर्स में पोस्टिंग करना अब आ गया होगा, और यहां पे आपकी उसका रिवीजन भी हो रहा है। लेकिन डेबिट क्रेडिट रूल्स को समझना बहुत जरूरी है, और उसके बिना ना ही आप जर्नल कर पाओगे, ना ही आप लेजर्स कर पाओगे, ना ही आप सब्सिडरी बुक्स बना पाओगे। डेबिट क्रेडिट रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो समझ में नहीं आया है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जर्नल के चैप्टर को पहले पूरी तरह कंप्लीटली समझ के आए, तभी आगे बढ़ें। जर्नल के चैप्टर के बिना तो कुछ भी नहीं है आगे, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इस वाले ट्रांजैक्शन पे मैं थोड़ा सा टाइम लगाने वाला हूं। 9 अप्रैल को क्या हुआ, हमने मोहन को, जो कि हमारे क्रेडिटर थे, 4,900 रुपए का पेमेंट किया। 4,900 रुपीज हमने उनको पे किया, फुल सेटलमेंट कर दिया उनका, जो कि 5,000 रुपए का था। ठीक है, और हमें 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब मैं आपको सिंपली समझाता हूं कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। देखो मोहन, यहां पे हम मोहन लिखते हैं, देने कितने थे उनको, 5,000 रुपए देने थे, लेकिन हमने कैश दिया कितना है, 4,900 रुपए का कैश दिया है। 100 रुपए कहां गए, 100 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें। ठीक है, अब देखो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं पहले, इजीली समझने के लिए कि इसमें हुआ क्या है। मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो क्या होगा, देखो कैश बिजनेस से गया है तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू कैश, अमाउंट आ गया 4,900 रुपीज। डिस्काउंट मिला है हमें, हमें जितना पे करना था उससे हमने कम पे किया है, बाकी का डिस्काउंट हमें मिल गया।
तो डिस्काउंट जब मिलता है तो वो बिजनेस का गेन है, गेन बिजनेस का जब होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्काउंट, शॉर्ट में लिख देता हूं डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये आ गया 100 रुपए। किसको हमने पेमेंट किया है और किससे हमें डिस्काउंट मिला है, उस पार्टी का नाम यहां पे आ जाएगा जो कि है मोहन। मोहन का जो अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। कितने अमाउंट से होगा, वो हो जाएगा 5,000 रुपए के अमाउंट से। ठीक है, क्योंकि उसका बैलेंस था 5,000 रुपए, 4,900 हमने पेमेंट कर दिया और 100 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल गया। ये एंट्री इस तरीके से बैलेंस होती है, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको हम एक स्प्लिट करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। अगर मैं चाहूं तो इस एंट्री को कैसे कर सकता हूं, मैं दो पार्ट्स में कर सकता हूं इस एंट्री को। एक तो ये एंट्री होगी, ठीक है। दूसरा है मोहन अकाउंट डेबिट 4,900 रुपए टू कैश 4,900 रुपए। एक एंट्री तो ये है, ठीक है। दूसरी एंट्री जो है वो है मोहन अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये 100 रुपए। ये जो दो एंट्री है ना, ये इसी का स्प्लिट है। समझ में आती है ये बात। मोहन को 5,000 रुपए से डेबिट करना था, 4,900 यहां हो गए, 100 यहां हो गए। कैश 4,900 रुपए से क्रेडिट करना था, वो यहां पे हमने कर दिया। और डिस्काउंट को 100 रुपए से क्रेडिट करना था, वो हमने यहां पे कर दिया। मैंने क्या किया, बस ऊपर वाली एंट्री को नीचे स्प्लिट किया है ताकि हम उसको इजीली कैश बुक में और बाकी सभी लेजर्स में आराम से रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, पहले हम इस वाली एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। मोहन को हमने 4,900 रुपए का पेमेंट किया है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाएंगे। 9 अप्रैल की हमारी डेट है, हम लिखेंगे बाय मोहन अकाउंट 9,000 नहीं है, 4,900 रुपए, क्योंकि कैश 4,900 रुपए गया है। ठीक है, अब मोहन के अकाउंट में जाके इसकी एंट्री हम कर देंगे 2026 9 अप्रैल टू कैश, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है तो टू कैश आ जाएगा डेबिट साइड में। ये है 4,900 रुपए। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी एंट्री पे। दूसरी एंट्री में हमने क्या किया था, हमने फिर से मोहन अकाउंट को डेबिट किया और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्या इस वाली एंट्री की रिकॉर्डिंग कैश बुक में की जाएगी? नहीं की जाएगी, क्योंकि कैश कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो एंट्री की कहां जाएगी, देखो, ना ही ये तो परचेज का ट्रांजैक्शन है, परचेज बुक में भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। ना ही ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है, ना ही परचेज रिटर्न हो रही है, ना ही सेल्स रिटर्न हो रही है। तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाकी की किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो हम जर्नल प्रॉपर में सेम जैसे हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वहां रिकॉर्ड करेंगे 2026 9th ऑफ अप्रैल। हमने यहां पे मोहन को मोहन्स अकाउंट डेबिट कर दिया और टू कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 100 रुपए। सिंपल, क्लियर है। अब इसकी हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम में जनरली आपसे सिर्फ कैश बुक बनाने को पूछी जाएगी। उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मेट बना के उसमें एंट्री करनी है। नीचे वाली प्रोसेस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ कैश बुक बनाने को बोला जाएगा जनरली। लेकिन अगर एग्जाम में, मैं पहली बात तो ये कि मैं जर्नल प्रॉपर और लेजर अकाउंट्स इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको पूरी प्रोसेस क्लियर हो जाए। ठीक है, और एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता, बट अगर पूछा जाए, बोला जाए आपको कि आपको लेजर्स भी बनाने हैं, तो फिर आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब इसकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं। मोहन के अकाउंट को डेबिट करना है, तो डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां पे आ जाएगा सेम डेट, क्योंकि ट्रांजैक्शन सेम ही है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहां आ गया 100 रुपए। अब देखो, मोहन के अकाउंट का बैलेंस, मतलब मोहन को 5,000 रुपए देने थे, 4,900 रुपए हमने पे कर दिया, 100 रुपए का हमने डिस्काउंट ले लिया उससे। ठीक है, तो मोहन के अकाउंट की एंट्री खत्म। अब हम डिस्काउंट रिसीव्ड पे आते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड का जो अमाउंट अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। यहां आएगा बाय मोहन अकाउंट।
ठीक है, तो ये हो गया 100 रुपए। अब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा इस पे टाइम ज्यादा स्पेंड किया था, क्योंकि इसमें जर्नल प्रॉपर भी इंपैक्ट हो रही थी, कैश बुक के अलावा भी ट्रांजैक्शंस इंपैक्ट कर रहे थे। ठीक है, चलो अब सिंपल वाला स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हमने सैलरी पे की है नेहा को 12 अप्रैल को 3000 रुपए कैश में, कैश इन्वॉल्व हो गया तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। डेट है 12 तारीख और अमाउंट है 3000 रुपीज। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 12 अप्रैल। क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, यानी कि कैश क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट होगा तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग की जाएगी बाय सैलरीज। ठीक है, ये हो गया और 3000 रुपीज की हमने उसको सैलरी पे करी है। क्लियर, ये वाला ट्रांजैक्शन कैश बुक में कंप्लीट। अब हम सैलरीज अकाउंट में जाएंगे, सैलरीज अकाउंट में जाके 2026 यहां पे लिखेंगे और यहां आ जाएगा 12 अप्रैल टू कैश अकाउंट 3000 रुपीज। डन है, चलो जी अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास कमीशन आया है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 2500 इन कैश। कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, डेबिट हुआ है कैश, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है तो कैश हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल टू कमीशन, रिसीव्ड आर से लिख दिया मैंने और अमाउंट है इसका 2500 रुपीज। ठीक है, अब हम चलेंगे नीचे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में। कमीशन रिसीव्ड में क्रेडिट साइड में एंट्री की जाएगी, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ है 15 अप्रैल बाय कैश अकाउंट 2500 रुपीज। डन, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। आगे चलते हैं। ओके, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर 8000 रुपीज बाय चेक। अब देखो हम बना रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। जब आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो आपके पास से रोकड़ा नहीं गया, पैसा आपके बैंक अकाउंट से जाएगा, इसलिए कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। फिलहाल के लिए हम इस ट्रांजैक्शन को पूरी तरह इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनकी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट वाला हमने इसीलिए इस वाले ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट की एंट्री मैंने इसलिए अलग से करके दिखाई थी, क्योंकि इस वाले ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं कैश इन्वॉल्व हो रहा था। इसमें कुछ बिल्कुल भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे अभी के लिए। ठीक है, फिर 21 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश 7000 रुपीज। क्रेडिट आ गया ना, तो कैश इन्वॉल्व कहीं हुआ ही नहीं, इसको भी कंप्लीटली इग्नोर कर दो। कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ट्रांजैक्शन कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, फिर है बैंक चार्ज 500 रुपीज एज बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक ने बैंक चार्जेस 500 रुपए चार्ज किए आपसे। अब देखो, बैंक आपके घर पे आके आपसे 500 रुपए नहीं लेके जाएगा, वो आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस से ही 500 रुपए कम कर देगा। हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते सिंगल कॉलम कैश बुक में, इसीलिए इस वाले ट्रांजैक्शन को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में। ठीक है, ये 3 ट्रांजैक्शन मैंने डाले ही इसलिए थे ताकि आपको यह भी पता लग जाए कि कैश बुक में किस तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 27 अप्रैल को, जिसमें बिजनेसमैन ने 2000 रुपए कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि ये ड्रॉइंग्स हुआ है। ठीक है, कैश इन्वॉल्व हुआ है तो कैश अकाउंट कैश बुक में इसकी एंट्री की जाएगी। कैश बिजनेस से गया है यानी क्रेडिट हुआ है, तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में आके 27 अप्रैल की रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कैसे गया है पैसा, क्योंकि ड्रॉइंग्स हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट 2000 रुपए। ठीक है, कैश बुक में एंट्री हो गई, सेम एंट्री सिमिलर हम इसकी लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में इसकी एंट्री की जाएगी 2026, डेट है 27 अप्रैल बाय नहीं, यहां पे टू आएगा, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है 2000 रुपीज। खत्म, हमने सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर दी जो जो रिकॉर्ड किए जाने थे। अब बस कैश बुक को बैलेंस करना है, वैसे ही करना है जैसे हमने कैश अकाउंट को लेजर्स में बैलेंस किया था। सबसे पहले हम दोनों अकाउंट्स के
दोनों कॉलम्स का टोटल कर लेंगे, ठीक है। 20,000 9,000 हो गए 29, 2 हो गए 31, 31,500। डेबिट साइड का टोटल है 31,500 रुपीज। अभी आपको टोटल कॉलम में नहीं लिखना है, ठीक है। क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वो होगा 6 और 4 10, 3 13 और 2 15,900 रुपए, ठीक है। सिंपल बैलेंसिंग की प्रोसेस क्या होती है, जिस साइड का बैलेंस कम है वहां पे आपको लिखना है बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं रफ में 31,500 माइनस 15,900 तो कितना बचता है, 0 0 15 6 30 में से 15 गए 15, ठीक है। 15 30 31, ठीक। तो बैलेंस हमारा बचता है 15,600 रुपीज, ठीक है। ये हमारा कैश का बैलेंस अवेलेबल है। तो यहां पे हम लिख देंगे महीने की आखिरी डेट 30th ऑफ अप्रैल बाय बैलेंस सीडी यानी कि कैरी डाउन, ये आ जाएगा 15,600 निकाला था, यस 600 निकाला था, तो 600 यहां पे आ गया। अब दोनों का टोटल लिख दो विच इज 31,500 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस भी हो गया। ये जो बैलेंस आपने यहां पे निकाला है वो डेबिट बैलेंस की तरह यहां पे आ जाएगा। यहां पे आप लिख देंगे 1st ऑफ मई टू बैलेंस सीडी, सॉरी यहां पे आएगा बीडी ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15,600 रुपीज। कैश बुक बन गई हमारी, सिंगल कॉलम कैश बुक अच्छे से हमने समझ ली है, विद ट्रांजैक्शन विद एग्जांपल समझ ली है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए सिंगल कॉलम कैश बुक में। आप अपनी बुक का कोई भी सिंगल कॉलम कैश बुक का एग्जाम्पल, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप आराम से अब सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना, तभी मजा आएगा इस चैप्टर को समझने का, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं वापस से और समझते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है। देखो डबल कॉलम कैश बुक के नाम हम दो एग्जाम्पल समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ एक बेसिक लेवल का एग्जाम्पल समझेंगे ताकि आपको यह पता लग जाए कि डबल कॉलम कैश बुक बनती कैसे है। नेक्स्ट पार्ट जब आएगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम एक एडवांस्ड लेवल का एग्जाम्पल लेंगे, उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट, जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ये समझने के बाद हम एक एडवांस्ड लेवल का एग्जांपल लेंगे डबल कॉलम कैश बुक के लिए, और उसके साथ हम पेटी कैश बुक भी कवर करेंगे, ठीक है। चलो पहले हम समझते हैं कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक दिखती कैसी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, पहले आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहां पे सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश का मतलब अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होता था जो कैश के लिए होता था, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में कैश का भी एक अकाउंट है और बैंक का भी एक, कैश का भी एक कॉलम है और बैंक का भी एक कॉलम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने कैश अकाउंट को और बैंक अकाउंट को क्लब कर दिया। बाकी फॉर्मेट सेम है ना, बाकी फॉर्मेट जैसे हम लेजर में बनाते थे वैसा ही कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, सिर्फ कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, इसलिए दो दो कॉलम्स हैं दोनों ही साइड में। दैट इज द ओनली डिफरेंस, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यहां पे सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते थे, यहां पे कैश और बैंक के दोनों के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरा है यहां पे सिर्फ कैश, सेम चीज जैसे वहां पे हमने पढ़ा था, यहां पे भी वही चीज है, यहां पे सिर्फ कैश और बैंक वाले एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। सिंपल, स्ट्रेट चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जो कि एक बेसिक लेवल का एग्जाम्पल है, बट उससे आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि डबल कॉलम कैश बुक बनती कैसे है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने डबल कॉलम कैश बुक पे। ओके यहां पे भी मैंने सेम चीज कर रखी है, यहां पे हमने एग्जांपल्स ले रखे हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ले रखे हैं और साइड में उनके लेजर अकाउंट्स और कैश बुक का फॉर्मेट मैंने बना रखा है। इसको अब सीधा एंट्री रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करते हैं। 1st ऑफ मई को हमें बताया गया है कि हमारे पास बैलेंस है कैश का 20,000 रुपए और बैंक में बैलेंस है 30,000 रुपए, ठीक है। कैसे एंट्री करेंगे, सेम वे में एंट्री करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम 2026, डेट है 1st ऑफ मई, टू बैलेंस BD, ठीक है। कैश का था 20,000 तो कैश के कॉलम में लिख दो, बैंक का था 30,000 तो बैंक के कॉलम में लिख दो। कैश और बैंक की एंट्री साथ में हो रही हैं, दोनों अकाउंट्स को हमने क्लब करके एक ही बुक में रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
पहले इंफॉर्मेशन की एंट्री हो गई। फिर हमने 3rd ऑफ मई को परचेज किए हैं गुड्स कैश में रमेश से 5,000 रुपए के। ठीक है, 5,000 रुपए के गुड्स परचेज करे, 5,000 बिजनेस से कैश गया है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। डेट है 3rd ऑफ मई की। ठीक है, चलो तो यहां पे हम लिखेंगे 2026 3rd ऑफ मई बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट है इसका 5,000 रुपीज। कैश वाले कॉलम में लिखना है क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे, परचेजेस अकाउंट में जाके यहां लिखेंगे 2026, डेट है 3rd ऑफ मई की। ये आ जाएगा टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। ठीक है, लेजर में पोस्टिंग उसी तरीके से हो रही है, हमें बस थोड़ा अलग ये देखना है कि डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है। दूसरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। फिर 5 मई को हमने गुड्स बेचे हैं, कैश में बेचे हैं 8,000 रुपए के। ठीक है, तो अब कैश बुक में इसकी एंट्री करनी है। 5th ऑफ मई कैश बिजनेस में आया है, इसलिए डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में मैं इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। टू सेल्स अमाउंट है 8,000 रुपीज, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 8,000 रुपीज। ठीक है, कैश बुक में एंट्री हो गई। अब मैं सेल्स अकाउंट पे जाऊंगा। सेल्स अकाउंट में सेल्स क्रेडिट हुई है, तो मैं क्रेडिट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा। 5th ऑफ मई यहां आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपीज। ठीक है, तीसरे ट्रांजैक्शन की भी रिकॉर्डिंग हो गई है। टिक लगा रहे हैं, थोड़ा इजी रहेगा देखना। 1, 3rd एंड फर्स्ट 3rd एंड 5th एंट्री हो गई। 7th को क्या हुआ, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट आ गया सर, ये क्यों करेंगे हम। फ्रॉम सुरेश 10,000 रुपीज क्रेडिट आ गया। इस ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग होगी परचेज बुक में। परचेज बुक अब जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है। सिमिलरली 9th को, इसको नहीं रिकॉर्ड करना, 9th मई को हमने क्रेडिट पे माल बेचा है, इसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। ये है सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को समझ रहे हैं। 11th मई को क्या हुआ, ये सेम है यार। 11th मई को हमने 4,800 रुपए का पेमेंट किया है। 5,000 रुपए देने थे मोहन को, उसमें से 4,800 रुपए का पेमेंट किया है, 200 रुपए का हमें कैश मिल गया। ठीक है, इसकी एंट्री सेम वे में की जाएगी। 4,800 रुपए गए हैं बिजनेस से, क्रेडिट हुआ है, मैं कैश के अकाउंट में जाके कैश बुक में जाके 11th मई को इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा मोहन के नाम से, क्योंकि मोहन को पेमेंट हुआ है बाय मोहन अकाउंट। ठीक है, तो कैश में इसकी एंट्री की जा रही है 11,000 रुपए। यही एंट्री पहले मैं मोहन के अकाउंट में भी कर देता हूं। मोहन के अकाउंट में गया, मोहन डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में इसकी एंट्री की जाएगी। डेट है 11th ऑफ मई टू कैश अकाउंट 4,800 रुपीज। एक साइड तो इसका कंप्लीट हो गया, दूसरा डिस्काउंट भी तो है, जैसे हमने पिछले वाले ट्रांजैक्शंस में किया, पिछले सिंगल कॉलम कैश बुक में किया था। तो यहां पे क्या होगा, 11th ऑफ मई को मोहन को 5,000 रुपए मिलने थे, तो 5,000 रुपए वहां पे सेटलमेंट होना जरूरी है। 4,800 रुपए का कैश गया, 200 रुपए आपको हमें कैश डिस्काउंट मिला है, तो हम कैश डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो बिजनेस का गेन है, गेन क्रेडिट होता है। डेबिट हो जाएगा मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं था यार, बस अमाउंट चेंज हुआ है थोड़ा सा, वो भी, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री कर दूंगा जर्नल्स में जाके, लेजर्स में जाके, सॉरी। तो मैं मोहन के अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 11th में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपीज। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में मैं एंट्री करूंगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो क्रेडिट हुआ है ये अकाउंट। 11th ऑफ मई बाय मोहन्स अकाउंट 200 रुपीज। अब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, 5,000 रुपए
का सेटलमेंट करना था मोहन का, तो वो हो गया। 4,800 रुपए कैश पे किया, तो उसकी एंट्री हम कैश बुक में कर चुके हैं। और 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में और लेजर्स में दोनों जगह हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले ट्रांजैक्शन पे। यार ये अमाउंट मैंने यहां पे गलत लिख दिया है, यहां पे आएगा 4,800 रुपीज। सही करवाया करो यार, मुझे समझदार हो चुके हो अब तुम। ठीक है, इसकी एंट्री हो गई। अब हम आते हैं 14th में। 14th में क्या हुआ है, हमें चेक मिला है नेहा से 7,800 रुपीज का। फुल सेटलमेंट हो गया, हमें मिलने थे 8,000 रुपए। 8,000 की जगह हमें मिला है चेक 7,800 रुपीज का। 200 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, इसको अब हम समझते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, सबसे बड़ी गलती होती है कि हम कैश वाला अमाउंट बैंक वाले कॉलम में और बैंक वाला अमाउंट कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर देते हैं। ऐसा करते ही पूरी कैश बुक की कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। हमें कौन सी तारीख को, हमें 14th मई को, 14th मई को चेक मिला है, यानी कि बैंक में पैसा आया है। टू किससे मिला है, नेहा से मिला है, तो हम नेहा का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यहां पे बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्डिंग की जाएगी 7,800 रुपीज से। ठीक है, क्योंकि हमें चेक मिला है इतने अमाउंट का, तो कैश बुक में जो रिकॉर्डिंग हो गई बैंक के कॉलम में, वो हो गई 7,800 रुपीज से। अब मैं नेहा के अकाउंट में जाऊंगा। नेहा का अकाउंट कहां है, नेहा का अकाउंट नीचे आ रहा है। ठीक है, नेहा का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग की जाएगी 2026 14th मई बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां पे आ गया 7,800 रुपीज। एक पार्ट क्लियर, हमें कैश डिस्काउंट मिला है, तो अब हम जर्नल प्रॉपर में जाएंगे, यहां पे आएगा 14th मई। ठीक है, हमने कैश डिस्काउंट दिया है नेहा को, तो जब डिस्काउंट देते हैं तो वो बिजनेस का खर्चा होता है डेबिट। तो हम यहां पे लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 200 रुपए से। और किसको दिया है, टू नेहा को, नेहाज अकाउंट। यहां पे भी आ जाएगा 200 रुपीज। अब बस इसकी लेजर पोस्टिंग और करनी है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में मैं जाके मैं रिकॉर्डिंग करूंगा 2026 14th मई बाय टू नेहा, टू नेहा, नेहाज अकाउंट 200 रुपीज। और नेहा का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, तो मैं 14th मई को नेहा के अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा बाय डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज से। अब देखो, नेहा का जो अकाउंट था वो 8,000 रुपीज पे सेटल होना था, वो पूरा का पूरा यहां सेटल हो चुका है। 7,800 रुपए हमारे पास कैश बैंक में चेक आया, तो हमने बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग कर दी। और 200 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, तो उसकी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में इसकी एंट्री हो गई। समझ में आया यहां पे? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 14th मई की एंट्री हो गई। 17th मई को क्या क्या हुआ, हमारे पास चेक आया 6,000 रुपए का, लेकिन इट वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डे। अब देखो, पिछले वाले में क्या लिखा था, द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डे, ये लिखा हुआ था। अगर नहीं लिखा हुआ होता तो हम मान लेते हैं कि ये सेम डे पे बैंक में रिकॉर्ड हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया था। लेकिन 17th मई वाली ट्रांजैक्शन में स्पेसिफिकली लिखा है कि 17 मई को आपके पास चेक आया, लेकिन आपने बैंक में उसको डिपॉजिट नहीं करवाया। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने जर्नल के चैप्टर में डिटेल में समझा था कि ऐसे में होता क्या है। आपने अगर बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं करवाया तो बैंक बैलेंस तो बढ़ा नहीं। जब बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। कहां की जाएगी, जर्नल प्रॉपर में की जाएगी। क्या की जाएगी, आपके पास चेक्स आए हैं तो आप चेक्स इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और जिससे आए हैं उसको आप क्रेडिट कर दोगे। देखते हैं, 17th मई को 6,000 रुपीज का चेक है, अमित से आया है, तो आप जर्नल प्रॉपर में जाओगे, यहां लिखोगे, छोटा कर दोगे थोड़ा, ठीक है, 17th मई चेक्स इन हैंड
क्योंकि चेक्स आपकी एसेट हैं, जो आपको मिला है चेक वो आपकी एसेट बन जाती है, तो उसके आने पर आप उसको डेबिट कर दोगे। किससे मिला है? अमित से मिला है, तो अमित का अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे। अमाउंट है 6,000 रुपीज। ठीक है, अब इनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। आपको यह बात समझ में आई कि हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको हमने अभी तक 17 मई को बैंक में जमा नहीं करवाया है, तो 17 मई को जो एंट्री होगी ना वो जर्नल प्रॉपर में की जाएगी। ठीक है, अब हम इसको रेस्पेक्टिव लेजर्स में एंट्री कर देते हैं। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मैं 2026 यहां लिखूंगा डेबिट साइड में। 17 मई यहां आ जाएगा टू अमित, टू अमित अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक है, और अमित का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मैं क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करूंगा 2026 17 मई बाय चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है, 6,000 रुपीज, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट हमें 20 तारीख में बताया गया है कि 20 तारीख को हमें जो अमित से चेक मिला था ना, 17 तारीख को जो मिल गया था, 20 तारीख को हमने उसको बैंक में जमा करवा दिया। अब बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए अब कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, अब लेकिन एंट्री यहां से बनेगी। देखो, अब अमित का रोल खत्म हो गया है हमारे पास, क्योंकि अमित ने जो चेक देना था वो दे दिया। अब हमारे पास चेक्स इन हैंड पड़ा है। ठीक है, तो हम 17 मई को नहीं, 20th मई को टू चेक्स इन हैंड लिखेंगे, क्योंकि चेक्स इन हैंड अब हमारे हाथ से कम हो रहे हैं, वो चला जाएगा अकाउंट। ठीक है, अब देखो यही गलती नहीं करनी है आपको। कैश अकाउंट, कैश कॉलम में नहीं लिखना है, आपको लिखना है बैंक वाले कॉलम में। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि सबसे पहले कैश का कॉलम आता है, जनरली हम उसी के अंदर अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारी पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। चेक्स इन हैंड अकाउंट जो है वो हमारे पास से कम हुआ है, क्रेडिट करना था, तो हमने उसको चेक्स इन हैंड क्रेडिट करके लिख दिया 6,000 रुपीज बैंक कॉलम में। ठीक है, बैंक में पैसा गया है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए हमने कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है, उसकी दूसरी रिकॉर्डिंग क्या होगी? चेक्स इन हैंड क्रेडिट हुआ है, तो हम चेक्स इन हैंड के क्रेडिट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे 2026 20th मई बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, 6,000 रुपीज। क्लियर, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है। 20th मई का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, 23rd में जो बचता है हमारा पे जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड ऑफिस रेंट बाय चेक 3,000 रुपीज। ठीक है जी, बैंक इन्वॉल्व हो गया इसमें, तो हमने 23rd मई की, अब देखो कैश नहीं, बैंक से पैसा गया है, यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे 23rd मई की। ठीक है, बाय ऑफिस रेंट, या फिर सिर्फ रेंट लिख दे, बाय रेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 3,000 रुपीज, बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अब रेंट अकाउंट में चलते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो 2026 23rd मई टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपीज, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। लास्ट ट्रांजेक्शन आई थिंक हमारा अब 25th मई को बैंक चार्ज 500 एज बैंक चार्जेस, फिर से बैंक इन्वॉल्व हो गया है, तो और बैंक से पैसा गया है, क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे 25th मई बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक के कॉलम में इसकी एंट्री हो जाएगी 500 रुपीज से। अब हम चलेंगे बैंक चार्जेस के अकाउंट में। बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2026 25th मई बाय, सॉरी यहां पे आएगा टू बैंक अकाउंट 500 रुपीज। और इसी के साथ सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई, और अब हम चलते हैं कैश बुक को बैलेंस करने की तरफ। दोनों कॉलम्स को सेपरेटली ट्रीट करना है, यानी कि कैश को अलग, बैंक को अलग। पहले हम कैश को करते हैं, कैश का डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 20 and 8 28,000 रुपीज। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 5 and 4 9,800 रुपीज। ठीक है, क्रेडिट, अब देखो
इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल तरीका वही है यार, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 18,200 रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करके देख लेते हैं एक बार। 18,200, 0, 0, 0, 10, 18, 2, 28,000, बिल्कुल सही है। तो ये 18,000 जो है वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा मई मंथ के लिए। मैं यहां पे लिखूंगा 31 ऑफ मई, महीने की आखिरी तारीख, बाय बैलेंस CD। ये लिख देंगे हम 18,200 रुपीज। तो यहां आ जाएगा 18,200 रुपीज कैश का बैलेंस। सिमिलर तरीके से अब यहां पे मैं इसमें तो लिख सकता हूं 28,000 रुपीज, यहां पे भी आ जाएगा 28,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। कैश कॉलम कंप्लीट। यहां पे लाइंस खींचनी है, ये रह गई। ठीक है, चलो सिमिलर तरीके से अब हम बैंक कॉलम के टोटल कर लेते हैं। तो बैंक कॉलम का जो डेबिट साइड है वो है 37 और 43 रुपीज। तो ये आ गया 43,800 रुपीज। यहां पे जो बैंक का जो टोटल है वो है 3,500 रुपीज। बस सिंपल, बड़े में से माइनस कर दो छोटे वाले को। अगर मैं 43,800 में से 3,500 माइनस करता हूं तो ये हो जाता है मेरे पास 40,300 रुपीज, आई थिंक। चेक कर लेते हैं, 40,300 रुपीज। तो ये हो गया 00834, बिल्कुल सही है। 43,800 आ गया। बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 40,300 रुपीज। ठीक है, दोनों का टोटल कर दो, 43,800, 43,800, और हमारी डबल कॉलम कैश बुक बेसिक एग्जाम्पल के साथ हमें समझ में आ गई। अब देखो, एडवांस्ड लेवल की जब मैं बात करता हूं ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं है, बस 2-3 ट्रांजैक्शंस हैं इस तरीके के, जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि एंडोर्समेंट ऑफ चेक। ये कुछ 2-3 तरीके की चीजें हैं जिसमें हमें पहले उन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर उनको बहुत इजीली अप्लाई कर देंगे हम अपने डबल कॉलम कैश बुक बनाते टाइम। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक विद एन एडवांस्ड एग्जांपल प्लस पेटी कैश बुक को खत्म कर देंगे दूसरे पार्ट में। और थर्ड पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम बाकी सारी बुक्स, यानी कि परचेज बुक, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, तो हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके साथ हमारा ये चैप्टर 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है तो एटलीस्ट आप सिंगल कॉलम कैश बुक के एग्जांपल्स तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर ही सकते हो, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो। और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जरूर करो, बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल चैप्टर्स समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए खूब सारी प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।